गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेगुलर करंट अफेयर्स और एग्जाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी मिलते रहते हैं, तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं 6 से 8 मई के करंट अफेयर्स। बीच में 2 से 3 दिन में बना नहीं पाया था, तो आज हम सारा कवर करेंगे। भारत और नाइजीरिया द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए, यानी जो बायलेटरल इकोनॉमिक रिलेशंस हैं इंडिया और नाइजीरिया के बीच, स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली समझौते, यानी जो दोनों देशों की लोकल करेंसी है। वैसे आपको पता है जितना भी ग्लोबल ट्रेड होता है वो सारा यूएस डॉलर में होता है, ठीक है, इंटरनेशनल। लेकिन इन दोनों ने इकोनॉमिक रिलेशंस को मजबूत करने के लिए जो दोनों देशों की लोकल करेंसी है, इंडिया की भारतीय रुपया है, इंडियन रुपी है, और नाइजीरिया की नायरा है, इन दोनों के आपस में टाई अप को हम दोनों कंट्री ने साइन किया है। शीघ्र संपन्न करने के लिए ये सहमत हुए हैं। स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली के तहत व्यापार का निपटान भारत की स्थानीय मुद्रा और नाइजीरिया की स्थानीय मुद्रा नाइजीरियाई नायरा में किया जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए यही है कि नाइजीरिया की जो मुद्रा है वो क्या है, आपकी नायरा है। बात करें अगर नाइजीरिया की कैपिटल की, तो नीचे मैं आपको बता भी देता हूं, नाइजीरिया के अबूजा में, तो ये जो शहर है यही आपका नाइजीरिया की कैपिटल है, अबूजा में आयोजित भारत नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति के दूसरे सत्र में यह निर्णय लिया गया। ठीक है, तो नाइजीरिया आप सभी को पता है एक अफ्रीका महाद्वीप का देश है। देखिए इसके बारे में कुछ फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हुआ चलता हूं। सबसे पहली बात, अफ्रीका जो महाद्वीप है जिसमें आपके 54 देश हैं। एक फैक्ट यही है सबसे पहला कि दुनिया में आपने देखा होगा 7 सबसे फेमस महाद्वीप है, और 7 महाद्वीप में जो सबसे ज्यादा देश है वो अफ्रीका में ही स्थित है। और नाइजीरिया जो कंट्री है ये अफ्रीका की मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो अफ्रीका में जनसंख्या मिलती है वो हमें नाइजीरिया में ही मिलती है। ठीक है, पहला। और दूसरा देखिए, इसके आप देखेंगे जो नॉर्थ ईस्ट है यहां पर एक लेक स्थित है, लेक चाड। तो लेक चाड काफी फेमस है क्योंकि लेक चाड आपके 4 कंट्रीज से घिरी हुई है। एक आपका चाड है, ठीक है, नाइजर है, नाइजीरिया है, और चौथा कैमरून है। देखिए यहां पर पतला सा इस तरीके से कैमरून का अगर आप मैप देखेंगे इस तरीके से निकल कर आता है, तो यहां पर कैमरून से भी ये मिलती है। तो 4 कंट्री से अपना बॉर्डर शेयर करती है लेक चाड। अब लेक चाड इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक इनलैंड रिवर बेसिन बनाती है। ठीक है, माफ कीजिए, इनलैंड बेसिन बनाती है। इनलैंड बेसिन का मतलब क्या है कि जो नदियां हैं वो इससे बाहर नहीं निकलती बल्कि इसके अंदर आकर गिरती हैं। ठीक है, इस तरीके से तो ये इनलैंड रिवर बेसिन बनाती है। आपने देखा होगा मोस्टली नदियां लेक से बाहर निकलती हैं, लेकिन ये कुछ खास लेक है, इसमें जो नदियां हैं वो आकर गिरती हैं, जिसको हम इनलैंड रिवर बेसिन बोलते हैं। इसके अलावा देखिए एक आपने देखा होगा जो चॉकलेट वगैरह बनती हैं, चॉकलेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बीज डलते हैं, कोकोआ बीज। ठीक है, ये कोकोआ बीन्स इसको बोला जाता है। चॉकलेट के निर्माण में मेन इंग्रेडिएंट या मेन सामग्री यही होती है। तो वैसे तो अफ्रीका में सबसे ज्यादा जो कोकोआ बीन है इसका उत्पादन करता है आइवरी कोस्ट, लेकिन नाइजीरिया भी इसके उत्पादन में, और घाना, नाइजीरिया और घाना दोनों इसके उत्पादन में बहुत ज्यादा फेमस है। इसके अलावा अगर बात करें अफ्रीका में पाम ऑयल की, ठीक है, पाम ऑयल में अफ्रीका में लीडिंग प्रोड्यूसर आपका नाइजीरिया ही है, यह हमें याद रखना है। ग्लोबल लेवल पे बात करेंगे तो इंडोनेशिया है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप नाइजीरिया से याद रखिएगा। स्पेशली करेंसी चर्चा में है तो नायरा करेंसी है, और कैपिटल क्या है, अबूजा। ओमिक्रॉन JN.1 वंश के भीतर कोविड-19 वेरिएंट की एक श्रृंखला जिसे फ्लड के रूप में जाना जाता है। तो देखिए अभी जो कोविड-19 है उसके कई सारे वेरिएंट फिर से चर्चा में है, और अमेरिका में लगातार इसके केसेस बढ़ रहे हैं, और इसको किस नाम से जाना जा रहा है, फ्लड, जिसमें KP.2 और KP1.1 वेरिएंट शामिल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में तेजी से फैल रहे हैं। तो अगर आपसे पूछे फ्लड हाल ही में चर्चा में रहा क्या है, तो ये कोविड-19 का एक नया वेरिएंट है, जो नए उत्परिवर्तन जिसको इंग्लिश में बोला जाता है म्यूटेशन को प्रदर्शित कर रहा है, जो उनकी संक्रामकता को बढ़ाते हैं। देखिए होता क्या है, वायरस जो होता है वो अपनी जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसको बार बार बदलता रहता है, और इससे दिक्कत क्या होती है, जो मेडिसिन आपने डेवलप की है उस वेरिएंट को ट्रीट करने के लिए, जब वो वेरिएंट अपना स्ट्रक्चर बदल लेगा तो आप उस मेडिसिन से उस वेरिएंट को ट्रीट नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से दिक्कत होने लगती है कि आपको नई नई मेडिसिन उसके ऊपर टेस्ट करनी पड़ती है। तो म्यूटेशन में आपकी ये समस्या आ रही है, इसकी वजह से जो संक्रामकता है उसकी लगातार बढ़ रही है। पुरातत्वविदों ने हाल ही में पूर्वोत्तर सर्बिया में तामिस नदी के पास 7000 साल पुरानी एक प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज की है। तो आपने
सीधे पूछेगा आपसे कहां पर नई बस्ती मिली है, तो सर्बिया की तामिस नदी के किनारे। ऐसा माना जाता है यह बस्ती नवपाषाण काल, जिसको इंग्लिश में नियोलिथिक बोला जाता है, नियोलिथिक पीरियड के उत्तरार्ध की है और लगभग 11 से 13 हेक्टेयर में फैली हुई है। देखिए आपने इतिहास अगर पढ़ा होगा, जो हम पढ़ते हैं, 3 पीरियड में इसको बांटा जाता है। एक होता है प्री हिस्टोरिक, एक होता है प्रोटो हिस्टोरिक और एक होता है हिस्टोरिक। तो प्री हिस्टोरिक को 3 भागों में बांटा जाता है आपका, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। तो ये इस टाइम की है, यानी प्री हिस्टोरिक है। प्री हिस्टोरिक वो वाली इतिहास का काल होता है जिसमें आपके पास लिखित या लिपि के कोई भी अवशेष नहीं होते। सारी जो आपकी स्टडी होती है वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस या पुरातात्विक जो खोजें होती हैं उसके आधार पर की जाती है। भारत में भी इसकी बहुत सारी साइट्स हमें मिलती हैं। जम्मू कश्मीर में बहुत फेमस है, बुरजा होम, गुफक्राल, इस तरीके की साइट्स इंडिया में है। प्रोटो हिस्टोरिक वो पीरियड होता है जिसमें आपके पास लिपि के अवशेष तो होते हैं, लेकिन आप उन्हें अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं कि इस लिपि का मतलब क्या होता है। हड़प्पा सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है। हड़प्पा की सील्स जो हमें मिली हैं उस पर लिपि है, लेकिन हम उसको अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं और इसलिए कहा जाता है कि वो अनडेसिफाइड है अभी तक। तो ये हड़प्पा जो पड़ता है आपका प्रोटो हिस्टोरिक में पड़ता है, और हिस्टोरिक आपके जिसमें हमारे पास लिखित अवशेष और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दोनों होते हैं। जैसे मौर्य काल है, मौर्य काल के जो शिलालेख हैं उसको किसने पढ़ा है? जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले उनको पढ़ने में सफलता हासिल की थी 1837 में। तो मौर्य काल के हमारे पास क्या है? लिखित अवशेष भी हैं और आपके पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी है, इसलिए ये आपका हिस्टोरिक एज में आता है। तो ये इसमें अंतर होता है। और ये कौन से एज की मिली है हमें? नियोलिथिक एज की मिली है, जो प्री हिस्टोरिक या प्रागैतिहासिक काल का हिस्सा है। बात करें अगर आप सर्बिया की जो राजधानी है वो है आपकी बेलग्रेड। इसका बॉर्डर लगता है पूर्व में रोमानिया से, हंगरी से, क्रोएशिया से, बोस्निया हर्जेगोविना से, मॉन्टेनेग्रो से, कोसोवो से और बुल्गारिया से। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो ये लैंडलॉक्ड कंट्री है, ठीक है, लैंडलॉक्ड कंट्री है, मतलब इसका कोई भी ओपनिंग आप देखेंगे किसी वाटर बॉडी से नहीं है और ना ही ये एड्रियाटिक सी से लगती है। तो ठीक है, और इनको क्या बोला जाता है? इन सभी देशों को बाल्कन स्टेट बोला जाता है। ये भी आप याद रखिएगा कि बाल्कन देशों में ये शामिल होते हैं। इसकी मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है? तो सर्बियन दिनार, ठीक है, सर्बियन दिनार इनकी मुद्रा है। आगे चलते हैं। और हाँ, एक थोड़ा सा ये जो आप मैप में देख रहे होंगे कोसोवो भी अभी चर्चा में था। क्यों? क्योंकि कोसोवो ने लगभग 10 साल से ज्यादा समय के बाद अपनी अभी पहली गणना या सेंसस शुरू की है। जनगणना अभी कोसोवो में हाल ही में स्टार्ट हुई है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। 10 साल बाद करीब ये हुई है। बजाज ऑटो जून 2024 को दुनिया की पहली संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी से चलने वाली मोटरसाइकिल को लॉन्च करेगी। तो बजाज ऑटो इस पर काम कर रहा है और माना जा रहा है कि जून 2024 में बजाज ऑटो इसको लॉन्च कर देगा। तो सीएनजी अभी तक आपने देखा होगा कार्स वगैरह में लगती है, लेकिन सीएनजी से चलने वाली पहली मोटरसाइकिल को बजाज ऑटो लॉन्च करेगा, जो कहीं ना कहीं पर्यावरण को बचाने में काफी अहम रोल प्ले करेगी। तो अगर आपसे पूछे कि कौन सीएनजी बेस्ड मोटरसाइकिल लॉन्च करने वाला है, तो बजाज ऑटो। मैक्लारेन के लैंडो नॉरिस ने मियामी ग्रांड प्रिक्स में विश्व चैंपियन मैक्स वर्स्टैपन पर अप्रत्याशित जीत के साथ अपने कैरियर की पहली फार्मूला 1 रेस जीत ली है। देखिए इन्होंने पहली रेस जीती है अपने फार्मूला 1 कैरियर की, और हराया किसको है? जो सुपरस्टार है मैक्स वर्स्टैपन। इसके अलावा बात करें हाल ही में जो ग्रैंड प्रिक्स हुई है उसमें कौन कौन जीता है, वो मैंने कुछ डाली है। चीनी ग्रैंड प्री में भी रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपन जीते हैं, नीदरलैंड के प्लेयर हैं। जापानी ग्रैंड प्री ये भी आपका मैक्स वर्स्टैपन ने जीती है। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री फरारी के कार्लोस साइना ने जीती है, जो स्पेन के हैं। तो ये सारी आप याद रखिएगा, अभी पिछले महीने ही चर्चा में रही। विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी ईगा स्विएटेक और एंड्रे रुबलेव ने क्रमशः 2024 मैड्रिड ओपन में महिला और पुरुष एकल खिताब जीते हैं। तो दोनों याद रखिएगा, फीमेल कैटेगरी में ईगा स्विएटेक ने जीता है और जो मेल्स की कैटेगरी होती है उसमें एंड्रे रुबलेव ने ये मैड्रिड ओपन 2024 जीता है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने आगामी महिला T20 विश्व कप 2024 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इस बार इसमें इंडिया को बहुत टफ ग्रुप मिला है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ इंडिया को मौका मिला है। यह महिला T20 विश्व कप का 9वां संस्करण होगा और इस बार कहां पर आयोजित किया जाएगा? ये बांग्लादेश में आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा बात करें जो पुरुषों का T20 विश्व कप है वो भी होने वाला है इस बार। वो कहां पर हो रहा है? उसको यूएसए प्लस वेस्ट इंडीज ये दोनों मिलकर उसको आयोजित कर रहे हैं। इसको भी याद रखिएगा, भारतीय टीम की घोषणा इसके लिए भी कर दी गई है। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से जो
MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन खरीदेगा। देखिए बहुत दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ ड्रोन में इसको माना जाता है और भारत अमेरिका से ये परचेज कर रहा है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसकी एक यूनिट को उत्तर प्रदेश में तैनात किया जाएगा। ठीक है, यहां पर पढ़ेंगे आप, खरीदेगा। उन्हें दो राज्यों, एक तमिलनाडु में इसकी यूनिट लगेगी और एक उत्तर प्रदेश में इसको रखा जाएगा। तो इसकी जो एक हम बनाएंगे, जिसको आप स्क्वाड्रन बोल सकते हैं, वो आपके उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रखी जाएगी। इसके अलावा देखिए एक और अभी ड्रोन चर्चा में है, कामी केस ड्रोन। तो कामी केस ड्रोन ये ईरान के द्वारा अभी लॉन्च किया गया है। इसके अलावा एक और ड्रोन चर्चा में है, लांसेट ड्रोन। लांसेट ड्रोन किसका है? ये रशिया का ड्रोन है। इसको, ये तीन ड्रोन अभी हाल ही में चर्चा में थे, तीनों को याद रखिएगा। MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन ये यूएसए का है, भारत को दे रहा है अमेरिका। कामिकेज ड्रोन ईरान ने लॉन्च किया है। लांसेट ड्रोन ये रशिया का है। महाराष्ट्र वन विभाग चंद्रपुर में ताडोबा आंध्री टाइगर रिजर्व से कुछ बाघों को सह्याद्री टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित करने की तैयारी कर रहा है। तो सबसे पहला ताडोबा आंध्री टाइगर रिजर्व कहां पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। अब बात करते हैं जहां पर इसको ट्रांसलोकेट किया जाएगा, सह्याद्री, उसके बारे में। सह्याद्री टाइगर रिजर्व पश्चिमी घाट की सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित है। आप सबको पता है वेस्टर्न घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। इसे चांदोली राष्ट्रीय उद्यान और कोयना वन्यजीव अभयारण्य को मिलाकर अधिसूचित किया गया था। तो अब यहां से देखिए 2 से 3 फैक्ट इंपॉर्टेंट है। चंदोली नेशनल पार्क कहां पर है? महाराष्ट्र में है। कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? महाराष्ट्र में है। और देखिए कोयना के ऊपर एक डैम बना हुआ है, कोयना डैम, ये भी आपसे पूछता रहता है। तो कोयना जो डैम है ये कहां पर है? ये महाराष्ट्र में ही स्थित है। इसके अलावा देखिए महाराष्ट्र के कुछ मैं और टाइगर रिजर्व आपको बता देता हूं। मेलघाट टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व, नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व। ये देखिए जो पेंच टाइगर रिजर्व है ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ता है। इसके अलावा तडोबा आंधरी टाइगर रिजर्व जो हमने ऊपर देखा, तो ये सारे आपके महाराष्ट्र में स्थित कुछ फेमस टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा देखिए मैंने आपको परसों एक टाइगर रिजर्व और पढ़ाया था, वो भी चर्चा में है, भद्रा टाइगर रिजर्व। भद्रा कहां पर है? ये कर्नाटक में है। ये क्यों चर्चा में था? क्योंकि यहां पर जो इको सेंसिटिव जोन है उसमें टूरिज्म की गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, जिससे एनिमल मूवमेंट वहां पर प्रभावित हो रहा था। तो भद्रा जो टाइगर रिजर्व है ये कर्नाटक में स्थित है। आगे चलते हैं। और हाँ, एक और बता देता हूं, वो भी अभी चर्चा में है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्यजीव अभयारण्य। आपको पता होगा अभी तक 2 खेप हमने चीता की अलग अलग देशों से, साउथ अफ्रीका से और नामीबिया से प्राप्त करी हैं, जिसको हमने मध्य प्रदेश के शिवपुरी के कूनोपालपुर नेशनल पार्क में रखा है। अब कीनिया से हम एक और खेप इंपोर्ट करने वाले हैं चीता की, और कीनिया से एक दल आया था जिसने गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का अध्ययन किया है कि यहां पर अगली खेप हो सकता है हम चीतों की इंट्रोड्यूस कर दें। तो ये इसलिए चर्चा में था, मध्य प्रदेश में स्थित है। 5 मई को मणिपुर के इंफाल में स्कूल ऑन व्हील्स योजना का शुभारंभ हुआ। तो स्कूल ऑन व्हील्स योजना कौन से राज्य में लॉन्च हुई है? मणिपुर में लॉन्च हुई है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इसका उद्घाटन किया। इस योजना से मणिपुर के राहत शिविरों में रह रहे बच्चों को शिक्षा मिलेगी। तो एक तरह से चलता फिरता स्कूल है जो मणिपुर में आपके कैंप है। क्योंकि आप मणिपुर की अगर लोकेशन देखेंगे मैप में, तो यहां पर मैं समझाता हूं, यह है आपका, माफ कीजिए, यह है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये आपका है नागालैंड, ये है आपका मणिपुर, ठीक है, मणिपुर। अब मणिपुर आप देखेंगे तो ये है आपका म्यांमार, ठीक है। तो मणिपुर अपना इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार से, और मणिपुर में बहुत सारे राहत शिविर वगैरह लगे रहते हैं और जहां पर रिफ्यूजी वगैरह भी कुछ रहते हैं। तो इन लोगों की एजुकेशन के लिए ये एक मणिपुर सरकार की अच्छी पहल है, स्कूल ऑन व्हील्स, जो मणिपुर में राहत शिविरों में या जो कैंप्स लगे रहते हैं उसमें रह रहे बच्चों की शिक्षा प्रभावित ना हो या उनको एजुकेट करने में बड़ा रोल प्ले करेगा। आगे चलते हैं। 7 मई को व्लादिमीर पुतिन ने 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। पुतिन का शपथ ग्रहण समारोह मॉस्को के ग्रैंड कैमलिन पैलेस में हुआ था। तो हमें ये याद रखना है, 5वीं बार व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति बने हैं रशिया के। अभी देखिए रशिया और भी चर्चा में था। रशिया ने अपना एक नया रॉकेट लॉन्च किया था, माफ कीजिए, अंगारा A5 रॉकेट। जैसे देखिए हमारी अलग अलग सीरीज हैं, PSLV, GSLV, इसी तरह रशिया भी कई सारी रॉकेट सीरीज यूज करता है। उसमें एक सीरीज है प्रोटॉन। तो इस प्रोटॉन रॉकेट वाली सीरीज को रिप्लेस करने के लिए अंगारा A5 रॉकेट नया लॉन्च किया गया है। तो भविष्य में हमें
प्रोटॉन जो है इसको रिप्लेस करेगा अंगारा A5 रॉकेट। तो ये भी आप याद रखिए। आगे चलते हैं। 6 मई को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि सेमी क्रायोजेनिक इंजन के डेवलपमेंट में एक और टेस्ट पास कर लिया गया है। तो देखिए क्रायोजेनिक इंजन क्या होते हैं। क्रायोजेनिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है जो अल्ट्रा लो टेम्परेचर, जो बहुत ही लो टेम्परेचर होते हैं उस पर काम करती है, और इसकी जो एफिशिएंसी होती है बाकी इंजनों से ज्यादा होती है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, इसरो ने अभी कहा था कि वो चंद्रयान 4 मिशन की तैयारी कर रहा है। तो चंद्रयान 4 मिशन जो है उसमें जो स्टेज होती है एक विकास इंजन की स्टेज, उसको हम रिप्लेस करेंगे क्रायोजेनिक इंजन की स्टेज से, जिसको CUS बोला जाता है, यानी क्रायोजेनिक अपर स्टेज। CE-20 इंजन होता है जो ये यूज करता है। अभी वर्तमान में हम विकास इंजन यूज कर रहे हैं प्रेजेंट के लॉन्च व्हीकल्स में, उसको रिप्लेस करेगा ये CE-20 यानी क्रायोजेनिक इंजन 20। यह इंजन इसरो के LVM-3 रॉकेट की पेलोड कैपेसिटी को बढ़ाने में मदद करेगा। LVM-3 वही रॉकेट है जिसके जरिए भारत ने अपना चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया था, और चंद्रयान 4 मिशन में भी इसी रॉकेट का इस्तेमाल होगा। तो ये जो CE-20 इंजन है मैंने आपको बताया, इसमें एक स्टेज यूज होती है विकास इंजन की स्टेज, उसको हम रिप्लेस करेंगे क्रायोजेनिक इंजन की स्टेज से। तो हमारे लिए टेस्ट ये काफी इंपॉर्टेंट था चंद्रयान 4 को ध्यान में रखते हुए। 6 मई को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने रिटायर्ड चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपेलेट ट्राइब्यूनल यानी GST अपेलेट ट्राइब्यूनल के पहले अध्यक्ष के रूप में शपथ दिलाई। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके पहले चेयरपर्सन ये बने हैं। तो GST से संबंधित जितने विवाद होंगे उसके अगेंस्ट में अगर आपको कोई अपील करनी है तो आप इस ट्रिब्यूनल में जाकर वो अपील कर सकते हैं। संजय कुमार का चयन भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति ने किया। अब बात करें अगर इसकी, देखिए जो हेड बेंच होगी, ठीक है, हेड बेंच होगी वो आपकी दिल्ली में बैठेगी, न्यू दिल्ली में, और बाकी अलग अलग क्षेत्रों में इसकी रीजनल बेंचेस होंगी। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा एक और अभी चर्चा में थे जस्टिस अनिरुद्ध बोस। जस्टिस अनिरुद्ध बोस क्यों चर्चा में थे, क्योंकि इनका अभी रिटायरमेंट हुआ है, और रिटायरमेंट के बाद इनको नेशनल जुडिशियल एकेडमी जो कि भोपाल में स्थित है, नेशनल जुडिशियल एकेडमी का डायरेक्टर इनको बना दिया गया है। आगे चलते हैं। 5 मई को इजराइल सरकार ने देश में कतर के मीडिया हाउस अल जजीरा पर बैन लगा दिया। अल जजीरा आपने देखा होगा खाड़ी देशों में बहुत बड़ा मीडिया ग्रुप है, जैसे इंडिया में इंडिया टुडे ग्रुप है, रिलायंस वायाकॉम है, बड़े बड़े ग्रुप हैं। तो ऐसे ही अल जजीरा जो ग्रुप है ये है आपका कतर का। ठीक है, तो कतर के इस मीडिया हाउस पर इजराइल ने बैन लगा दिया है। क्यों? क्योंकि ये लगातार जो हमास पे अटैक कर रहा है इजराइल गाजा पट्टी में, उसका विरोध करता रहता है। यानी एक तरह से इजराइल का ये कहना है कि ये मिस इन्फॉर्म कर रहा है, ठीक है, जो एक्चुअल में ग्राउंड पोजीशन है उसको सही से नहीं दिखा रहा और बायस्ड है चैनल। तो इसलिए इसको इजराइल सरकार ने बैन लिया है। इजराइल पुलिस ने अल जजीरा के ऑफिस में रेड भी की, और यहां पर इन्होंने देखिए इनके कैमरा इक्विपमेंट्स और इन सबको सीज भी कर लिया या जब्त भी कर लिया है। तो हमें 2 चीजें याद रखनी है, अल जजीरा कौन से देश का है, कतर का है, और कौन सी सरकार ने इस पर बैन लगाया है, इजराइल ने बैन लगाया है। इजराइल और ईरान के बीच में भी अभी लगातार वॉर चल रही है। ईरान ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया है इजराइल के ऊपर, क्या नाम है, ट्रू प्रॉमिस, और जो इजराइल सरकार ने लॉन्च किया है ईरान के ऊपर, क्या नाम है, आयरन शील्ड। तो इन दोनों ऑपरेशंस को आप याद रखिएगा, ये ईरान का है और ये आपका इजराइल का है। यूक्रेन ने अपने विदेश मंत्रालय से आधिकारिक बयान देने के लिए विक्टोरिया शी नाम से एक AI जनित प्रवक्ता का अनावरण किया है। तो देखिए जो इनका फॉरेन मिनिस्टर का ऑफिस है यूक्रेन का, अब वहां पर इन्होंने एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट प्रवक्ता, यानी एक तरह से आप रोबोट इसको मान सकते हैं, ये आपका स्पोक्स पर्सन या प्रवक्ता का काम करेगी। नाम क्या है, विक्टोरिया शी। अपने विदेश मंत्रालय के संचालन में AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता को एकीकृत करने की यूक्रेन की पहल विश्व स्तर पर अपनी तरीके का यह पहला प्रयास है, इसलिए हमें याद रखना है। और एक अभी हाल ही में इंडिया की आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस या AI एंकर चर्चा में है, जिसको ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 दिया गया है। इसका नाम है सना। ये इंडिया टुडे जो ग्रुप है, आज तक वाला जो ग्रुप है, उसकी AI एंकर है सना। इनको अभी ग्लोबल मीडिया अवार्ड दिया गया है, तो ये भी आप याद रखिए। कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम में एक रोमांचक फाइनल में मुंबई सिटी FC ने मोहन बागान सुपर जॉइंट
पर 3-1 के स्कोर के साथ जीत हासिल की और अपना दूसरा इंडियन सुपर लीग खिताब हासिल किया। तो आपका इंडिया में जो फुटबॉल की लीग होती है इंडियन सुपर लीग, उसमें मुंबई सिटी एफसी इस बार विजेता बनी है और इनका ये सेकंड टाइटल है। फाइनल कहां पर हुआ था? कोलकाता में। स्पेनिश फुटबॉल दिग्गज रियल मैड्रिड, देखिए स्पेनिश फुटबॉल क्लब है बहुत फेमस, इन्होंने ला लीगा 2023-24 सीजन का खिताब हासिल करके अपने शानदार इतिहास में एक और उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। तो ला लीगा 2023-24 फुटबॉल टूर्नामेंट का विनर कौन सा क्लब है? रियल मैड्रिड। हर साल मई के पहले मंगलवार को हम विश्व अस्थमा दिवस मनाते हैं। तो जो मई महीने का पहला ट्यूसडे आता है उसमें मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या रही? इस वर्ष ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा ने अस्थमा शिक्षा सशक्तिकरण विषय चुना है। तो इस बार की थीम है अस्थमा शिक्षा सशक्तिकरण। ठीक है, तो यही सारे करंट अफेयर्स चर्चा में थे। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।